औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि आज हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। हमारा जो मेजर टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें हम मोनोस्क्राइड, ओलिगोस्क्राइड पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो ओलिगोस्क्राइड के बारे में थी। आज हमारी जो इसकी थर्ड क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, जिसका नाम है पॉलीसेकेराइड, उसके बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट कौन कौन से आएंगे, कौन कौन सा एमसीक्यूज आएगा, और जो एमडी कैट का टेस्ट है उसमें इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हम ये जो टॉपिक है इसको हर एक लिहाज से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो डिस्कशन है जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आपने ये लॉन्ग के तौर पर तैयार कर लेना है अगर आपने बोर्ड की तैयारी करनी है। तो ये कह लें कि वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, ये लॉन्ग है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग है। अब आते हैं इसके मज़ीद करैक्टरिस्टिक्स। इंट्रोडक्शन में आपको करवाता हूँ। दो पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसके लफ्ज़ी मतलब हम देखें तो पॉली का मतलब होता है मैनी, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर आपस में मिल जाती हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड, उसमें एक ही शुगर होती है। ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते थे। अब अगर इससे ज़्यादा यानी 11, 12 या इससे ज़्यादा हज़ारों की मिकदार में जब मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं तो वो बना देते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है ये मोस्ट कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत ही पेचीदा इनकी स्ट्रक्चर होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये नेचर के अंदर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। इनके अगर जायके की बात करें तो पहले हमने मोनोसेकेराइड का जायका आपको बताया था जो कि स्वीट इन टेस्ट था। दूसरे नंबर पॉलीसेकेराइड का बताया था जो कि लेस स्वीट इन टेस्ट था। तीसरे नंबर पे अब हम पॉलीसेकेराइड का बता रहे हैं तो ये है टेस्टलेस, इसका कोई भी जायका नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कार्बन की मिकदार बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इनका जो जायका है वो भी कम होता जा रहा है। और पॉलीसेकेराइड का याद करना है आपने, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इनका जायका क्या होता है, बिल्कुल बेजायका होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं और पानी के अंदर ये सोलबल नहीं होते। अगर होते भी हैं कुछ तो बहुत ही कम मिकदार में ये सोलबल होते हैं। अब जो पॉलीसेकेराइड है, जो पॉलीसेकेराइड है ये कैसे बनता है, तो बहुत जानदार में जब मोनोसेकेराइड मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के ज़रिए जब या लिंकेज के ज़रिए जब आपस में ये मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड की कौन कौन सी एग्जांपल है, जिसमें स्टार्च आता है, जिसमें ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है, डेक्सट्रिन आता है, पेक्टिन आता है, एगर आता है। तो अब इसमें से हम बेसिकली जो आपकी बुक में 3 जो हैं वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज को डिटेल के साथ स्टडी किया गया, तो हम उनके ऊपर ही फोकस करेंगे और बाकी जो है वो एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो स्टार्च की तरफ आते हैं। स्टार्च जो है पहला पॉलीसेकेराइड है। जो स्टार्च है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर, सीड के अंदर और ट्यूबर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि ये फलों के अंदर ग्रेन जो अनाज होते हैं, सीड जो बीज होते हैं, ट्यूबर जिस तरह आप कह लें आलू हो गया, जिस तरह आप कह लें प्याज हो गया, जिस तरह से शुगर बीट हो गया, शकरकंद जिसको हम कहते हैं, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें से जो मेन सोर्स एनिमल के लिए है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स के लिए, और ये पानी के अंदर बेसिकली तौर पे तो हल नहीं होते हैं, लेकिन जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनकी हाइड्रोलाइसिस पे ये कौन से मॉलिक्यूल देते हैं, तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देते हैं। अब आते हैं स्टार्च की 2 टाइप्स की तरफ। स्टार्च की आगे 2 मज़ीद टाइप हैं और ये अक्सर बोर्ड के अंदर भी
शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही अहम शॉर्ट है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है ये अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं, सीधी चेन इनकी बनती जाती है। इस वजह से ये है अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। और ये पानी में हल तो हो जाते हैं, लेकिन कौन से पानी में? हॉट वाटर में ये हल होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, कौन से पानी में हल होते हैं? तो हॉट वाटर में। इसके अलावा ये अनब्रांच चेन होते हैं किसकी? ग्लूकोज की। अनब्रांच चेन से मुराद ये है कि स्ट्रेट चेन में ये जुड़े हुए होंगे। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देखते हैं तो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो ग्लाइकोपायरनोज है, ठीक है, ग्लूकोपायरनोज जो है उसमें यहाँ पे आती है ऑक्सीजन। तो ये कार्बन इस तरीके से अगर हम एक और बना लेते हैं, ग्लूकोपायरनोज रिंग जो है, इसमें ये कार्बन नंबर, ये ऑक्सीजन होगी 1 2 3 4 और इसकी कार्बन 1 का आपस में लिंक हो जाता है। और आपको पता है इसको कहते हैं ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड, यानी कि यहाँ भी C होगा, ये होगा, इसका भी C हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे चेन, इसको हम 1,4 लिंकेज भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रेट चेन की शक्ल में जब जुड़े हुए होंगे, अनब्रांच होंगे, तो ये बना देंगे अमाइलोस। इसके बाद आते हैं अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोपेक्टिन है ये स्टार्च की दूसरी टाइप है और ये होती है ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रांच चेन से क्या मुराद होगा कि ग्लूकोज का ये है, इसके ऊपर और नीचे भी अगर ग्लूकोज मज़ीद जुड़े होंगे, ऊपर इस तरफ जुड़े, इस तरफ जुड़े, नीचे की तरफ भी जुड़े होंगे, तो वो बना देंगे ब्रांच। इस तरीके ग्लूकोज ब्रांच चेन की शक्ल में होंगे, तो उस वक्त जो स्टार्च बनेगा उसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन जो है ये ना तो गर्म वाटर के अंदर और ना ही ये कोल्ड वाटर के अंदर सोलबल होता है। इसका मतलब ये कम्प्लीटली इनसोलबल है, चाहे पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, लेकिन ये पानी जो गर्म था उसमें ये हल हो जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें से भी आ सकता है एमसीक्यूज कि ये ब्रांच चेन होती है और इसके अलावा ये इनसोलबल होते हैं हॉट एंड कोल्ड वाटर में। वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। उसके बाद स्टार जो है ये जो आयोडीन है उसके साथ ये कौन सा कलर देता है? तो ये उसके साथ ब्लू कलर देता है और ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको बता दूं इसकी क्या फ़ादियत है, क्यों किस काम में ये आयोडीन का जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं किस काम ये आता है। आपने अक्सर CID ड्रामा तो देखा ही होगा, सारे लोग ये देखते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी जो है मर्डर जब होता है, जब किसी की डेथ होती है या किसी का कत्ल होता है, जिसको हम कहते हैं खाने में जहर मिला के दे दिया गया है या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जो डॉक्टर होता है उसके स्टमक को कह लें कि वॉश करता है या उसके स्टमक में से वो फूड निकालता है जो उसने खाई होगी। अब वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है। जब वो खुराक जो उसने स्टमक में से निकाली होगी उसका आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। अगर उसने आलू कह लें, रोटी खाई है, स्टार्च जिसको हम कह सकते हैं, उसने जिस तरह ये ग्रेन्स खाए हैं, ये फ्रूट खाया है, उस वक्त जब वो स्टमक से जो फूड निकली होगी उसका जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो वो ब्लू कलर दे देगा और डॉक्टर बता देगा कि इसने इसकी डेथ होने से पहले इसने क्या खाया था। ठीक है, फ्रूट खाए थे, इसने रोटी खाई थी या कोई भी स्टार्च जो है वो इसने खाई थी। इस तरीके से वो बता सकता है। कैसे बता सकता है? जब वो उस फूड का आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएगा लैब के अंदर तो वो ब्लू कलर देगा और ब्लू कलर ये रिप्रेजेंट कर देगा इसने स्टार्च खाई थी। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जो एनिमल स्टार्च है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, किसको हम कह सकते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और ये एनिमल की बॉडी के अंदर चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अच्छा, अब ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस जगह पे ये पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लीवर के अंदर। इसके साथ साथ ये बॉडी के जो मसल्स हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑल एनिमल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी के अंदर ये भी हल पजीर नहीं होते, लेकिन जब इनका हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, ये कलर कौन सा देते हैं, ये रेड कलर देते हैं। ठीक है, अब हम इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी बताया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, लीवर और मसल में। ये लोकेशन आपको पता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा।
ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि जो जिसकी डेथ हुई थी उसने मरने से पहले गोश्त खाया था। अब गोश्त जो है वो किसका, मसल का बना हुआ है। मसल के अंदर क्या कौन सा क्या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो ग्लाइकोजिन पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर मरने वाले ने पहले, या हम कह लें उसने क्या खाया था, उसने गोश्त खाया था, तो जब उसके स्टमक में से फूड निकालेंगे जिसमें गोश्त होगा, तो उस गोश्त का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी उसमें ग्लाइकोजिन होगा, उसका आयोडीन के साथ लैब के अंदर रिएक्शन करवाएंगे, तो वो कौन सा कलर देगा, वो रेड कलर देगा। तो वहाँ से जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो डायग्नोस्टिक लैब चलाते हैं, वो बता सकते हैं कि जो फोरेंसिक वाले, कि इसने मरने से पहले गोश्त खाया था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता, तो ये भी हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज ही देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम स्टार्च की बात कर लें, चाहे हम ग्लाइकोजन की बात कर लें, ये हाइड्रोलाइसिस पे दोनों ग्लूकोज ही देते हैं। तो ये याद करने वाली बात है, ग्लूकोज ही दोनों देंगे हाइड्रोलाइसिस पे। लास्ट जो जिसके बारे में हमें डिस्कस करना वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है सेलुलोज। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि दुनिया में या कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नेचर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो है सेलुलोज। अब कॉटन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, कॉटन कहते हैं रुई को। ठीक है, जो रुई है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज, तो आपने कह देना है कि वो कॉटन है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, और ये भी बाकी दो स्टार्च और ग्लाइकोजन की तरह ये भी क्या करेगा, ये भी ग्लूकोज देगा ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बारे में पहले बता चुका हूँ, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, यानी इन चीज़ों को, इन मॉलिक्यूल्स को जब हम पानी में हल करेंगे तो ये टूट जाएंगे और टूट के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके लिए बहुत ही ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज पाया किस में जाता है, तो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, ओवरऑल हम कहें तो प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब प्लांट जो हैं अगर हम खाते हैं तो हमारे अंदर ये हज़म नहीं होते, लेकिन अगर एनिमल खाएंगे तो उनकी बॉडी में प्लांट हज़म हो जाते हैं। जिस तरह चारे की बात कर लें, प्लांट जो है या चारा जो है वो एनिमल खाते हैं तो एनिमल की बॉडी में हज़म हो जाता है। लेकिन अगर वही चारे से मुराद है, जिस तरह अगर हम पालक खाते हैं, हम साग खाते हैं, या कोई भी हरी चीज़ जब हम खाते हैं तो वो प्लांट ही, हम चारा ही खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये चारा हज़म नहीं होगा, लेकिन एनिमल की बॉडी में ये हज़म हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेलुलोज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बट डाइजेस्ट इन एनिमल्स। तो उसका जवाब ये है कि असल में हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह नहीं पाई जाती जो कि उसको डाइजेस्ट कर सके, लेकिन यही जो बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ हैं, ये एनिमल की बॉडी के अंदर उसकी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसका नाम है सेलुलेज। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये कौन सा एंजाइम खारिज करते हैं, तो ये करते हैं सेलुलेज एंजाइम खारिज करते हैं। और सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, ये जाके जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये एनिमल की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यही बैक्टीरिया वगैरह क्या पैदा करते हैं, सेलुलेज पैदा करते हैं, और ये सेलुलेज जाके सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए एनिमल की बॉडी में ये डाइजेस्ट हो जाता है, इंसान की बॉडी में ये बैक्टीरिया नहीं पाई जाती, इस वजह से एंजाइम भी नहीं पाया जाता, इस वजह से सेलुलोज भी डाइजेस्ट नहीं होता है। और लास्ट बात है ये है कि इसको जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कोई भी कलर नहीं देगा। इसका मतलब ये होगा कि जब हमने सब्ज़ी खाई होगी उस वक्त हमारे स्टोमक से खुराक निकाल के उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो कोई भी कलर नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं कि इसने सब्ज़ी खाई थी जब इसकी डेथ हुई या इसका मर्डर हुआ या जो भी आप कह लें, किसने सब्ज़ी खाई हुई थी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये याद रखना है कि जो स्टार्च है वो ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन जो रेड कलर देता है, और जो सेलुलोज है वो कोई भी कलर नहीं देता है। इसके बाद ये बहुत ही अहम मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया है कि जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में क्यों डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक हमारा था पॉलीसेकेराइड के बारे में, हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।